और 2 मिनट वेट कर लिया जाए, और आ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्लास स्टार्ट किया जाएगा। जी भैया। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर ज्वाइन। जी जी। जी जी जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके। ओके, तो देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा ये बताइए, कल की क्लासेस में डाउट वगैरह तो कोई नहीं है ना आप लोग के? कोई डाउट? मंजय सर, अरविंद सर, विजय सर, क्लियर है ना कल की क्लासेस का सारे सारे डाउट्स? हाँ ठीक है। ओके, सर ज्वाइन कीजिए। हाँ सर, हेलो, गुड इवनिंग, ज्वाइन कीजिए। अच्छा अच्छा, छुट्टी पे रहिएगा। चलिए ठीक है। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पर देख लेते हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले सीखेंगे। अ, ये तो हो गए थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी हो गए थे आपके फंड वगैरह, ये भी हो गए थे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो हमारा टॉपिक है आज का, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। क्या करने का सिस्टम। ओके, चलिए। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, जिससे हमको बताया था ना कि हमें कभी भी किसी भी कंपनी में एनालिसिस करना है, किसी भी कंपनी में या इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम उसका क्या करते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि इसमें होता क्या है, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये करते हैं कि बिजनेस को क्या है, हम लोग गहराई को समझते हैं कि एक्चुअली बिजनेस क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें को क्या है हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक चुनने के लिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखना ही काफी नहीं है, मतलब सिर्फ अगर सोचते हैं कि प्राइस यहाँ गया वहां गया, सिर्फ उसको कैचअप कर लिए तो काफी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस एक देखिए क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी कंपनी के असली कीमत जान सकते हैं। तो मैंने बताया था ना इंटरेस्टिंग वैल्यू, तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ना, एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि पार्टिकुलर जो भी कंपनी है उनकी एक्चुअली में रियल वैल्यू क्या है, उनकी क्या आरओसी है, क्या आरओई है, सारी की सारी चीजें क्या है हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीख के जान सकते हैं। तो आप जो है इस मॉड्यूल में सीखेंगे कि किसी स्टॉक का सही मूल्य कैसे पता लगा सकते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, और उसको लाइक जो, देखिए अगर हम फाइनेंशियल रेशियो सीख लेते हैं ना, हमें क्या है ना, एनालिसिस करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, फिर आप प्रॉफिटेबल कंपनी को कैसे पहचानेंगे, तो समझिए कि आप हम लोग आज की क्लास में ये सब कुछ सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि किसी कंपनी का असली कीमत और ग्रोथ पोटेंशियल को देखना। ये तीन मुख्य चीजें देखी जाती है जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो ये तीन मुख्य चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला, कंपनी एनालिसिस, मतलब कंपनी का बिजनेस कैसा है, हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा है। ठीक है, दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि कंपनी का अकाउंट्स के नंबर्स कैसे, अकाउंट्स के नंबर का मतलब ये हुए कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उनके, कितने, सारी चीजें क्या है हम लोग देखेंगे। फिर इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे कि मार्केट और इकोनॉमी की स्थिति
कैसी है, हम ये सब के बारे में क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, एग्जाम्पल का मैं, एक मिनट। हाँ, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, देखिए अगर मान लीजिए कि आपको जो है इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्फोसिस में, तो आपको यह देखना होगा कि इन्फोसिस का हर साल का प्रॉफिट कितना है, मतलब वो हर साल जो है प्रॉफिट कितना कमा रही है। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी, इन्फोसिस, टाटा, टाटा स्टील, टाटा मोटर, कोई भी कंपनी को देखना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हर साल उनकी प्रॉफिट क्या है। उसके अलावा हम एक एक चीज को समझेंगे। तो मस्ट भी, अगर आप ये ऐसी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कॉपी पेन जो आपका नोट्स है उसको लेके बैठिएगा कि जो चीजें हम बोले समझ में ना आए, टेक्निकल वर्ड्स लगे, उसको क्या करेंगे आप, उसको कॉपी पेन में नोट कर लेंगे। ठीक है, कि उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, उसके प्रोडक्ट और सर्विस कितने स्ट्रांग है, मतलब क्या ना कि हम लोग सारी की सारी चीजें क्या है सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगर आप एक फाइनेंशियल, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई भी कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी है, कोई भी नाम, कोई भी कंपनी है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, मतलब उसका जो प्रॉफिट प्रॉफिट है, उसका सेल्स है, सब कुछ अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा क्या अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ये क्या ना आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखे। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे कि ये सारी की सारी चीजें हमारे समझ को चली है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए तीन मुख्य रिपोर्ट्स पढ़ना आना चाहिए, मतलब तीन गो ऐसा मुख्य रिपोर्ट है। मतलब किसी भी फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या हुआ, इस फाइनेंशियल हेल्थ मतलब कहते हैं ना कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मतलब कितना आमदनी है, खर्चा है, क्या है, तो सारी की सारी चीजें क्या जानना हो तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फाइनेंशियल हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका बैलेंस शीट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्ट। देखिए बैलेंस शीट क्या होता है, अपने कॉपी पेन में नोट कीजिएगा, बैलेंस शीट, एसेट एंड लायबिलिटीज रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है बैलेंस शीट की, ये रिपोर्ट दिखाती है कि कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, मतलब कितना संपत्ति है, कितना कर्ज है, ये दिखाती है कि आपका बैलेंस शीट। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस शीट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि रिलायंस इंडस्ट्री है, क्या रिलायंस की कंपनी है ना, हम अगर उसका बैलेंस ही देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसका डेब्ट कितना है, उसका एसेट कितना है। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का डेट, क्या डेट मतलब, डेट का हिंदी क्या होता है, कर्जा होता है, क्या होता है आपका, कर्ज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ज भी कह सकते हैं, डेट मतलब कर्जा होता है। ठीक है, तो कर्जा उनका कम होना चाहिए। एसिड, एसिड्स का मतलब होता है संपत्ति, उनका संपत्ति क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और वो स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी भी क्या होनी चाहिए आपका, स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम जब बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें बहुत जरूरी होता है कि अगर किसी कंपनी पर बहुत कर्जा है, मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड कंपनियों के ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत 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 कर्जा है, कंपनी क्या हो सकता है आपके लिए जो है बहुत रिस्की हो सकता है, तो ऐसे कंपनी से भी हमें बचना चाहिए। हम लोग क्या है ना, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और आपका लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमें बैलेंस शीट आना चाहिए। दूसरा है आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए ना कि जो आप खर्चा करते हैं ना, से मान लीजिए कि आपका ये इनकम आया, आप यहाँ मान लीजिए कि लेट से कि आपका कोई दुकान है, इमेजिन करते हैं कपड़ा का दुकान है, मानिए कि आप कुछ माल को खरीदते हैं, उसको लिखते हैं। तो इसमें कंपनी का कैसे देखा जाएगा ये प्रॉफिट लॉस अब स्टेटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी वो सब हम सिखा रहे हैं, पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, तो ये जो रिपोर्ट है ये दिखाती है कि कंपनी के रेवेन्यू, दैट मीन्स इनकम और खर्चा क्या है, तो ये क्या दिखाती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये दिखाती है। अगर कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट कमा रही है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है लगातार प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या ये एक अच्छा संकेत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या कर्जा है उनके पास, कम कर्जा, अगर कर्जा है तो क्या कर्जा वो डे बाय डे कम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर टीसीएस का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, हर साल क्या हो रहा है, उनकी प्रॉफिट में ग्रो कर रही है, यानी ये आपके लिए क्या हो सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है समझिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कि कंपनी के पास कितनी कैश है। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है जिसको आप जानते हैं, उनके पास कैश ही नहीं है, ऐसे समझिए आप कि मैं हूं, ठीक है, मेरे पास कैश एक भी रुपया नहीं है, भले पैसा है मेरे अंदर, हम एक करोड़पति है अरबपति है अलग की बात है, जेब में पैसा नहीं है, लगी है भूख, तो क्या बिना कैश के कोई मेरा संपत्ति देख के मुझे खाना खिला देगा क्या, पॉसिबल नहीं है।
1% चांस है, 99% क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, नहीं है कि हमें देख के क्या करे, खाना हमें खिला दे। तो हर कंपनी के पास क्या है कि कैश होना जरूरी है। जितना ज्यादा हमारे मेरे पास जितना ज्यादा कैश है ना, हम उतना ज्यादा सोच सकते हैं, उतना ज्यादा बिजनेस के लिए आगे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि आजकल के जो पुराने राजघराने के लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या है ना कि रजवाड़े हैं, बड़े बड़े महल होते हैं ना। तो भले आज के डेट में क्या कुछ करते नहीं होंगे, मानते हैं कि अभी कुछ उनका लोग फैमिली करता नहीं होगा, खर्चे तो मतलब पूरा महीना का 10-20 लाख का तो इलेक्ट्रिसिटी वालों का जड़ जाता होगा, है ना। तो खर्चे उनके बहुत हैं, मतलब कैश है ही नहीं, भले संपत्ति बहुत है। तो क्या उनको अच्छा कहा जाएगा? देखने की नजर में अच्छा है, पर एक्चुअली में अच्छा है नहीं, क्योंकि जिसके पास कैश है वही राजा है। तो आपको क्या है ना, इस मार्केट में कंपनी का कैश फ्लो दिखना आना चाहिए कि किसके पास क्या है, कितना कैश अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई कंपनी देखिए प्रॉफिटेबल है, कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनका कैश फ्लो क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो सकता है आपके लिए वार्निंग साइन हो सकता है। तो हमें जो है ये तीन चीज पहले समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि अमेजोन, देखिए अमेजोन क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है। अमेजोन था ना, हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन उसका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग था। भले मतलब लगातार ऐसे कहते हैं कि 14 सालों तक अमेजोन कंपनी जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब 1 रुपया नहीं कमाया है, सिर्फ उसका लॉस हुआ है। लेकिन उसके पास कैश बहुत था, मतलब क्या था, मान लीजिए कि हम लोग कोई भी नॉर्मल इंसान प्रोडक्ट खरीदता है तो क्या पे करता है, कैश ही पे करता है ना। उनके पास कैश फ्लो बहुत था, ठीक है। तो इसीलिए आज वो क्या बन सके, एक सफल कंपनी बन सके। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कैश फ्लो भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो मतलब हमें मोटा मोटी जो है ना, मतलब एक तो बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आना चाहिए, कैश फ्लो पढ़ना आना चाहिए। फिर हमें ये भी देखने आना चाहिए कि अच्छा कितना कितना परसेंट वो रिटर्न दे रहा है, सब कुछ देखने हमें आना चाहिए। अब हम इस सब कुछ को देखेंगे कहाँ पे, चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे वही जो हमेशा की तरह करते हैं, स्क्रीनर, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपना स्क्रीनर लॉगिन करेंगे। ये क्या रहा आपका स्क्रीनर रहा, ठीक है। और देखिए हमने लॉगिन कर रखा है। आपके पास अगर ये लॉगिन नहीं होगा तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर लीजिएगा। फिर हमें कोई भी कंपनी का नेम सर्च करना है, तो सर्च कंपनी मान लेते हैं। बताइए कौन सी कंपनी सर्च किया जाए, मंजय सर बताइए, कोई कंपनी का नेम बोलिए। टीसीएस का कर दीजिए। क्या? टीसीएस। टीसीएस। जी। चलिए हम टीसीएस का सर्च करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। चलिए ये आपका टीसीएस हो गया। इसका शेयर कीमत क्या है, आपको पहले एक एक करके समझते हैं। इसका शेयर का कीमत क्या है, 3384 रुपया इसका शेयर का कीमत आपको यहाँ नजर चला आएगा। कंपनी क्या करती है, तो आप नीचे आएंगे अबाउट, यहाँ पे अबाउट लिखी हुई है, आपको यहाँ पे इसके बारे में लिख के चला है कि ये वर्ल्ड की सबसे मतलब बड़ी एक तरह से समझिए आईटी कंपनी में से एक है, राइट। नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। आपको हम ऐसे कल कल की क्लास में इसको खोल के हम बताए थे। ये क्या आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसमें देखेंगे कि सेल्स पहला, सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब मानिए आपका कोई दुकान है, आप जैसे आपका कपड़ा का दुकान है, तो आप कोई सामान मतलब कोई भी साड़ी वगैरह सेल करते हैं, ये साड़ी का ही दुकान है, या क्लॉथ की कुछ ही चीज का दुकान है। तो जो भी ये बेचते हैं वो कहाँ आता है, सेल्स में आता है। फिर एक्सपेंस, मतलब इतना खर्चा लगा जो है आपको उसको खरीदने में, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस, या उसको बेचने में। मान लीजिए कि कोई सामान का कीमत 100 रुपया है ना, हम उसको खरीदने में खर्चा मान लीजिए 90 रुपया लगा, कितने रुपये लगा, 90 रुपया लगा। बेचे कितने में है, 100 में, कितने में बेचे हैं उसको क्या कहते हैं, सेल्स कैश कहते हैं। और जितना मुझे खरीदने में लगा है, मतलब जो भी मेरा खर्चा लगा है खरीदने में, तो क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये वही यहीं पे लिखा हुआ है सेल्स, इसके नीचे लिखा है क्या, एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखा है जून 2022, मतलब जो जून 2022 में, देखिए जो नंबर है ना, जो भी नंबर है ये किस चीज में है, करोड़ में है, ठीक है। तो आप देखिए सेल्स, ये सेल्स जो है 52,758 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया हुआ है टीसीएस ने, कब, 2022 के जून में। फिर सितंबर का देख, क्वार्टर मतलब क्या होता है, साल में 4 बार, है ना, 4 बार नहीं, साल में 3 बार, ठीक है, उसको क्वार्टर कहते हैं, है ना। 2 3 साल में 3 बार, एक, 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी, देखिए
हाँ देखिए, 2022 में इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, 52,758 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। सितंबर 2022 में इन्होंने 55,309 करोड़ का सेल्स किया है। दिसंबर 2022 में इन्होंने क्या है, 58,229 करोड़ का सेल्स किया है। अब देखिए इनकी सेल्स क्या है ना, कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है, मतलब हर क्वार्टर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। फिर मार्च में इन्होंने 59,162 करोड़ का सेल्स किया, यहाँ भी ग्रो है ना। फिर जून में क्या है, इनकी सेल्स और ग्रो की है, 59,381। फिर सितंबर 2023 में यहाँ भी ग्रो की है, दिसंबर 23 में भी ग्रो की है, मार्च 2024 का क्वार्टर में भी इन्होंने 61,237 करोड़ का सेल्स किया है, जून में भी 62,000 करोड़। आप अगर ध्यान से देखेंगे इनके फिगर्स को, तो आपको नजर आएगा कि इनके सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ की है। सितंबर में तो कुछ एक्स्ट्रा ही ग्रो कर दिया है, फिर दिसंबर में इनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है। मतलब जो लगातार जून से जो है हर क्वार्टर इनके सेल्स में ग्रोथ आ रहे थे, हर क्वार्टर ग्रोथ आ रहे थे, वो जो है दिसंबर में थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है, थोड़े कम, 300 करोड़ कम हो गए हैं। फिर मार्च में क्या है, फिर से ये बढ़ गया। डेट मीन्स क्या है, इनका जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। मतलब इनका जो माल है उसको बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, ऐसे समझिए। और माल खरीद रहे हैं, डेट मीन्स कि उनका सेल्स हो रहा है, बगल में एक्सपेंस। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनको जो है 52,758 करोड़ माल बेचने में कितना का खर्चा लगा। इनका खर्चा जून में क्या लगा, 39,342 करोड़। फिर सितंबर में क्या लगा, 40,793 करोड़। फिर दिसंबर में 42,000 करोड़, ऐसे करके देखिए, जून में 44,300, ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअस जो है इनके एक्सपेंसेस में भी क्या है, ग्रोथ है। मतलब अगर इनका सेल्स भी बढ़ा है तो इनका क्या, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। चलिए, अब देखिए, अगर सेल्स में से हम एक्सपेंस को घटा देते हैं तो मुझे निकल के क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हिंदी क्या हुआ, एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो समझिए कि बिना टैक्स दिए हुए तो क्या प्रॉफिट है। जैसे होता है ना, 200 का माल बेचे और मतलब मेरे लगा रुपया 100 रुपया, तो बचा है मेरे को 100 रुपया, है ना। इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी टैक्स, अभी तो टैक्स भी तो देना है ना, बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे हमारे। उससे पहले वाला जो प्रॉफिट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। का हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओ पी ई आर। परिचालन लाभ। हाँ देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे का परिचालन, मतलब जो लाभ चल रहा है वही हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है कंटिन्यूअस। दिसंबर 2022 में 15,553 करोड़ था, दिसंबर मार्च में क्या हुआ, 15,774 करोड़ हुआ, है ना। कंटिन्यूअस क्या है, इनके प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं। क्यों, क्योंकि सेल्स भी ग्रो किया है, एक्सपेंस भी ग्रो किया है। तो हमेशा देखेंगे ना कि हर हर क्वार्टर जो है आपका प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं। बट वो जो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, कम हो गया था क्या, आपके आपका सेल्स कम हुआ था। जैसे सितंबर 2024 में क्या था, 64,260 करोड़ मान लीजिए का इनका सेल्स है, और एक्सपेंसेस 47,000 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है आपका, 16,731 करोड़ का। दिसंबर में क्या है, 63,973 करोड़ का सेल्स है, लेकिन एक्सपेंस यहाँ पे कम है। तो देखा जाए तो इनके प्रॉफिट्स में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्या है, ग्रो किए हैं बाकी के मुकाबले। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया है। बट मार्च 2024 में देखेंगे तो यहाँ भी इनका, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे इनका क्या हुआ है, थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। मीन्स क्या, आप ये यहाँ से समझ में आता है कि टीसीएस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। मीन्स यहाँ तक तो कंपनी में कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं मिली है मुझे। ठीक है, उसके बाद ओपीएम परसेंटेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये तो उतना जरूरी नहीं है। अदर इनकम, तो जो जो इसके अलावा ये लोग जो करके इनकम कर रहे हो यहाँ पे चलाएगा। इंटरेस्ट, जो इन्हें इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे चलाएगा। डिप्रिसिएशन, मतलब जो इनके खर्चे खर्चे, मतलब जो भी, जैसे हमारे हम कोई मशीन खरीदते हैं, कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, राइट। तो कंप्यूटर क्या है ना, डे बाई डे अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है, कम होती जाती है। क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन उसको कहते हैं हम लोग। तो वो डिप्रिसिएशन भी हो रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे, क्या करूं, हाँ, तो इनको जो जोड़ के इनमें माइनस करेंगे तो अपने को जो है, एक मिनट चाहिए, अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स चलाएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट चलाएगा। कि देखिए, अब हमारा, हम जहाँ से लोन लिए हैं उधर भी देना है, और भी हमें कुछ इनकम हो रहा है, तो अदर इनकम तो इनमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, अदर इनकम जुड़ जाएगा। अब बाकी के इंटरेस्ट, ओपीएफ परसेंटेज, डिप्रिसिएशन, और जो भी ब्याज दर हमें देना पड़ रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, घट जाएगा। कि ब्याज दर, मान लीजिए हम किसी से लोन लिए हैं, मान लीजिए हर बिजनेस क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती है ग्रो करने के लिए,
उनको तो पैसा रिटर्न भी तो करना है, उन लोगों का जिनका पैसा लिए हैं तो उनको ब्याज भी तो भरना है। एक सेकेंड, नेटवर्क कनेक्ट कर लें। ओके, तो अब ये आया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब हुआ कि टैक्स देने के पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हॉट क्वार्टर क्या हुआ है यहाँ पे, ग्रो करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए ये ग्रो ही किया है। ये क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी क्या हुआ है, ग्रो हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अभी इनका जो है पूरा इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन काट कूट के देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना का आ रहा है, फिर उसके बाद ओपीएम परसेंटेज, उसके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अब आएगा क्या, फिर अब टैक्स, सॉरी उसके नीचे क्या है, टैक्स परसेंटेज। अब इन इन कंपनीज को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है, देखिए हर साल इन्होंने 25%, 26%, 25-26% टैक्स भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जो भी टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट था उसको ये घटा देंगे, तो मुझे निकल के क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अब जो ये वाला प्रॉफिट है ना, सबसे नीचे वाला, ये वाला आपका प्रॉफिट है। मतलब हम इमेजिन करते हैं कि मेरा जो दुकान था साड़ी का, 200 का साड़ी बेच रहे थे, तो मुझे जो है 100 रुपये खर्चा था, तो 100 रुपये बच रहा था। तो 100 रुपये बच रहा था, मान लीजिए कि मेरा दुकान जो है रेंट पे है, रेंट का भाड़ा भी तो देना है, मान लीजिए जिससे अब 200, मान लीजिए मेरे पास 200 रुपया नहीं था साड़ी खरीदने के लिए, या 100 रुपये नहीं थी साड़ी खरीदने के लिए, हम किसी से लोन लेके उस साड़ी को खरीद के मंगाए थे, तो उसको भी तो हमें इंटरेस्ट देने हैं ना। चलिए, तो साड़ी रख रहे हैं, ठीक है, साड़ी बेचा नहीं रहा है, तो डे बाई डे उसका कीमत भी तो गिर रहा है ना। मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बन बन चुका है, खरीदार नहीं है, पहले वो हम 300 का बेचते लेकिन मजबूरन में हम 200 में उसको हटा दिए, तो रेट गिर रहा है। तो क्या ना, वही सबको क्या करेंगे, हम माइनस किए हैं, फिर जो हमको टैक्स देना है वो माइनस किए हैं, तो मुझे निकल के क्या आया है, नेट प्रॉफिट। मतलब अब का ये जो प्रॉफिट है ये आपका शुद्ध प्रॉफिट है। देखिए 16,000 करोड़ क्या था उनका, क्या था यहाँ पे, एक सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, 16,980 करोड़। अब फिर सब घटा उठा के बचा कितना है, 12,293 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं अब समझ में आ गया होगा। अब मुझे माइक खोल के बताइए, क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको समझ में आया, किसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, यहाँ तो कोई डाउट्स, यहाँ तो कोई डाउट्स है तो बताइए। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया सर, जी और गिल सर। सर आपको समझ में आ गया। जी सर, आगे सर। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक हुआ था ये क्या था, बैलेंस शीट, ठीक है। हमारा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या होता है देखिए, इसको कैश फ्लो आ गया, यूज आ गया, यहाँ पे है बैलेंस शीट, ये क्या आपका बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ दे और दे ये बैलेंस शीट क्या है, कर दे। इक्विटी कैपिटल। देखिए, इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है कि उनके इक्विटी का कैपिटल कितने करोड़ का है वो नजर आएगा। इनके इक्विटी कैपिटल क्या है, 362 करोड़ है। फिर रिजर्व, उन्होंने रिजर्व कितने रुपए करके रखे हुए हैं, नजर आएगा कि इनका रिजर्व भी है। रिजर्व भी देखिएगा तो हमेशा ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सही किया मतलब, तो ध्यान से पढ़िएगा। बोरोइंग मतलब क्या होता है, कर्जा होता है शायद, उधार। उधार उधार होता होता है, उधार वही कर्जा होता है। इनके बोरोइंग क्या है आपको यहाँ पे नजर आएंगे। फिर इसके अलावा और भी अदर लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है, मतलब और भी इनके पास क्या क्या लाइबिलिटीज है वो आपको यहाँ शो करेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे ना, इन कैपिटल को वगैरह सबको जोड़ देंगे, तो टोटल लाइबिलिटीज निकल के आएगा। इक्विटी कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो लोग लोन लिए हैं ना, वो किसी और से लोन लिए हैं, तो लोन भी हमेशा क्या हुआ, ग्रोथ, ग्रो कर रहा है, तो इक्विटी कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। जो रिजर्व है, रिजर्व देखिए, रिजर्व भी क्या है, लाइबिलिटीज है ना। कि देखिए क्या स्टॉक मार्केट में देखिए, कंपनियां भागती है, कोई भी कंपनी है, तो उनका रूल होता है कि आप कुछ पैसा जो है रिजर्व के तौर पे रखेंगे, तो इनका कुछ पैसा रिजर्व भी है, इसके पास बैंक के पास होगा, है ना। टोटल लाइबिलिटीज क्या है यहाँ देखिएगा, तो मार्च, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 2017 में लाइबिलिटीज इनके पास कितने थे, 1,02,333 करोड़। 19 में क्या था, 1,13,000, है ना। 2023 मार्च में क्या था, यहाँ पे नजर आएगा आपको 1,42,000 करोड़। तो ये देखिए मार्च, यहाँ देखिए यहाँ पे नजर आएगा सब में मार्च मार्च मार्च, 16, 17, 15, 18, 20, 21, हर साल मार्च। क्या है ना कि भारत में जो फाइनेंशियल ईयर्स है ना, वो मार्च में ही आती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है सिर्फ मार्च मार्च ना मार्च नजर आ रहा है, ठीक है। इस साल का अंत मार्च में 31 मार्च को होता है, आप सबको पता है, मार्च क्लोजिंग से बहुत ही फेमस है ना। सारे रिजल्ट मार्च में आते हैं।
इनके पास लाइबिलिटीज कितने हैं? 1,58,000 करोड़ का टोटल लाइबिलिटीज है। मतलब इनको क्या है ना, इतना करोड़ रुपए का लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज लेके ये चल रहे हैं। कौन सा? टीसीएस कंपनी। देखिए, इसके बगल में आता है एसिड। अब देखते हैं कि इनके पास संपत्ति कितना है। देखिए, इनके पास फिक्स एसिड मतलब ये इनके पास कुछ एसिड है जो फिक्स है, ठीक है। जैसे जमीन उमीन क्या है, फिक्स एसिड होता है ना। तो इनके पास जो देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये अलग अलग डेट के, जैसे 2024 में क्या है, 23,000 नहीं 25 का था ना ये कितना का डेट है? 2025 मार्च का ये रिपोर्ट है। हाँ, फिक्स एसिड एसिड कितने का है? 23,000 करोड़ का फिक्स एसिड था। 2024 में कितना था? 19,000 करोड़ था। 23 में कितना था? 20,000 करोड़ था, है ना। तो देखिएगा कि 2024 में क्या है ना, इनका जो है फिक्स एसिड में कमी आई है, राइट। बट CWIP में ग्रोथ आ गया है, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि फिक्स एसिड भी है 21,299 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर पर ईयर जो है, जो जो फाइनेंशियल ईयर है उनका कितना कितना फिक्स एसिड है, मतलब कितना का फिक्स एसिड है। तब इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्होंने कितना कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देखिएगा 2025 में इनका इन्वेस्टमेंट 30,964 करोड़ का है ना। मार्च 2024 में 21,762 करोड़ का है। फिर 30 में 37,000 करोड़ का है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट से देखा जाए, इनका क्या हुआ? कमी हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, ये डे बाई डे कम किए हैं, ठीक है। 2021 में इन्वेस्टमेंट था 29,000 करोड़। उसके बाद 2023 से लेके अभी तक इनका कम है। मतलब देखिए, 2024 में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, बट इस साल इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को कम किया हुआ है। कौन सा कंपनी? टाटा कंपनी। के नीचे अदर एसिड है, और भी ये लोग एसिड खरीद के रखे हुए हैं। जो भी संपत्ति, संपत्ति क्या होती है हमारे होता है संपत्ति। सर आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, बोलिए ना माइक ऑफ करने के लिए। ओके ओके, हो गया, ठीक है। और अदर एसिड, मतलब इनके अलावा और कौन कौन सी संपत्ति है, हर क्वार्टर का आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इनके पास टोटल एसिड, मतलब अब इनके पास टोटल संपत्ति क्या है किस कंपनी के पास। तो यहाँ लिखा है कि टोटल एसिड, एसिड मतलब संपत्ति होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश होता है, ये तो पता ही है आपको। तो टोटल एसिड्स कितने कितने हैं हर ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर का आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो इनके टोटल एसिड्स में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। मतलब जितना संपत्ति है ना इनका, इनमें क्या देखिए, 1,29,000 करोड़ से बढ़ 1,40,000 करोड़ हुआ, 1,42,000 करोड़ हुआ, 1,45,000 करोड़ हुआ। अब देखेंगे कि हर ईयरली क्या है, हर फाइनेंशियल ईयर में इनका टोटल एसिड भी बढ़ोतरी किया है, जिस हिसाब से इनका टोटल और एसिड लेकिन एक एक बात है, इसमें जितना लायबिलिटी है उतना ही एसेट है इनके पास। उतना ही एसिड है। जैसे आपके लाइफ में है ना, जितना कमाते हैं उतना उसको बराबर करके चलते हैं, है ना। वैसे ही अच्छा अच्छा। जो भी इसको क्या कंपनियां है ना। समझा जाएगा? जी, इसको क्या समझा जाएगा? समझा ये ऑपरेट जाएगा। प्रॉफिट में है या? नहीं नहीं, अरे इससे बैलेंस शीट का मतलब ये होगा कि आप ये देख सकते हैं, उन्होंने जो उधार है, उधार कितना कम किए हैं, है ना। कर्जा कितना लिए हैं, आप कम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहे हैं। फिर और उनका जो इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट लगातार उनकी बढ़ी कम हो रही है, बस आप ये देख सकते हैं। बाकी देखेंगे, जितना संपत्ति होगा उतना लाइबिलिटीज होगा। इससे ये समझ में आता है, जैसे एक इंसान के अंदर होता है ना कि जितना कमाते हैं उतना वो लाइबिलिटीज लेके चलते हैं। अगर संपत्ति ग्रो करेगा तो लाइबिलिटीज भी ग्रो करेगा। इससे जी इम्पेक्ट जी अच्छा जाएगा कि कंपनी अच्छी है तभी तो अच्छी संपत्ति ग्रो कर रही है, अर्जित कर रही है। तो इसे बस यही समझ जी सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे जी जी। अभी हम एक एक करके बता रहे हैं, क्योंकि एक ही बार इसको पढ़ना है, जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है। एक बार पढ़ के इसको समझ लेना है कि इसको पढ़ते कैसे, देखते हैं हम लोग कैसे है, ठीक है। अपने यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे, जितना संपत्ति है, जितना एसिड है, उतना लाइबिलिटीज है। तो एसिड्स में क्या हुआ है, हमेशा ग्रोथरी हुई है, तो लाइबिलिटीज में भी ग्रोथरी हुई है ना। इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया है, बट अभी 2 सालों से इन्वेस्टमेंट कम किया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अच्छा, जिस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बाहरी जगह इन्वेस्टमेंट कम कर रही है। इसके नीचे है कैश फ्लो। अभी मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, कैश फ्लो यहाँ वाला, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी को कैश फ्लो दिखाती है कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, एक वार्निंग साइन है। मतलब मान लीजिए कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है, खूब प्रॉफिट कमा रही है, भले कैश नहीं है, कैश निगेटिव है, तो ये वार्निंग साइन हो। जैसे यहाँ देखिए, 2019 में कंपनी का फाइनेंशियल एक्टिविटी -27,897 करोड़ का था। मतलब इनके पास कैश बिल्कुल भी नहीं था। मतलब क्या है, कैश नहीं थे, लोन पे जिंदा थे, कैश नहीं है ना। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि मार्च 2024 में कंपनी का कैश फ्लो 1,893 करोड़, मतलब पॉजिटिव है, अभी भी कैश है। बट मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इनके पास बिल्कुल भी कैश फ्लो नहीं, मतलब पूरा नेट कैश फ्लो
1893 का है, सॉरी 2023 में -5365 करोड़। मतलब इनके पास क्या है ना, अभी अभी इनके पास कैश भी आ गया ना, तो सबसे पहले जो है ये 5365 करोड़ सधाएंगे, जिस मार्केट से भी उठाए हैं कैश, ठीक है। तो जिस कंपनी, भले कंपनी प्रॉफिटेबल हो, बस कैश फ्लो निगेटिव हो, सेल्स में ग्रोथ हो, मतलब एक्सपेंस में ग्रोथ हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हो, बट कैश नहीं है, तो ये एक वार्निंग साइन माना जाएगा। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये एक वार्निंग साइन है, तो आप उस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब देखिए, इस साल का लास्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 जो मार्च का रिपोर्ट आया था, है ना, इसमें 674 करोड़ निगेटिव कैश फ्लो है। अब इसका हम एक चार्ट खोल के देखते हैं, इसका प्राइस बढ़ा है कि गिरा था, आप देखेंगे इसका जो प्राइस होगा वो गिरा हुआ होगा, ठीक है, देख लीजिए। ये जो कैश ही नहीं है भाई, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर वो नहीं घुसेगा, क्यों? उसको पता है ना कि हमको घुसना क्या है, निकलना क्या है। क्या टीसीएस कंपनी है, हम लिखेंगे टाटा कंसल्टेंसी, राइट। टाइम फ्रेम हम 1 डे का कर लेंगे। देखिए, नजर आया? रिपोर्ट आई कब थी? मार्च में आई थी ना, 31 मार्च को आया था। कब आया था रिपोर्ट, बताइए, माइक खोलिए आप लोग। 31 मार्च में रिपोर्ट आता है ना। ये 21 मार्च को। ये वाला, ये वाला रेड वाला अप्रैल, 1 अप्रैल का कैंडल है, ये वाला आपका 31 मार्च का कैंडल है। देखिए, जैसे रिपोर्ट आई है कि कंपनी का कैश फ्लो क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। लगातार लगातार देखिए मार्केट क्या है, क्रेश किया, दैट मीन्स लगातार गिरा है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर, मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप इसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, मान लीजिए फरवरी में इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, फिर देखते हैं कैसे मार्केट ग्रो कर रही है, पर इसकी जैसे रिपोर्ट आती है, क्वार्टर, सॉरी, ईयरली रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अब उसमें देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है। धड़ाम से कंटिन्यूअस मार्केट गिरी है, अच्छा खासा गिरी है, मतलब 3600 से गिर के 3200 पे आ गई, मतलब एक शेयर पे 400 रुपये गिर गई है। तो इन्वेस्टर का क्या हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप देखेंगे कि लगातार कितना परसेंट गिरी है, उसको आप चेक करेंगे। उसको भी बच्चे करके आप देख लेते हैं कि लगातार, जैसे देखिए ये वाला कैंडल 31 मार्च का है ना, ये वाला कैंडल देखिए कितना परसेंट गिरी है, हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये करीबन जो है 15% गिरी है, जब से रिपोर्ट आया ना, जब तक रिपोर्ट आया इनका, मार्च 31 को वहां से रिपोर्ट आते ही कंपनी 15% गिर गई है। तो इसीलिए कहते क्या है कि सिर्फ ये टेक्निकल कैंडल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि हम सिर्फ कैंडल पढ़ लिए, ये ऐसे ड्रॉ कर लिए, इधर बाई इधर सेल सीख लिए, इससे कुछ नहीं होगा। फंडामेंटल पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना फंडामेंटल का जो है आप कभी भी एक राइट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए चूज नहीं कर सकते हैं। अभी देखें, ये जो पावर है ना, 15% 20% गिरना, ये फंडामेंटल एनालिसिस का पावर है, ठीक है। समझ में आया? और एंट्री के लिए तो टेक्निकल देखना जरूरी है ना। क्या? अब बेशक एंट्री लेने के लिए तो जरूरी है, लेकिन जहां फंडामेंटल आएगा, डेफिनेट जहां कोई न्यूज आएगा, वहां पे आपका कभी भी ये टेक्निकल, ये कैंडल, ये चार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, बाकी इधर रेशियोज है, इसके बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? बैलेंस शीट, उसके बाद क्या पढ़ा? कैश फ्लो। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? ये जो क्वार्टरली रिजल्ट था ये पढ़ा। तो आज का आपका होमवर्क है, मतलब आज से आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क ये है, आप जो है कम से कम, मिनिमम मिनिमम जो है 10 कंपनी के, 10 को, कोई कंपनी जो भी याद है, जो भी नेट से निकाल लीजिए, कंपनी के ये 3 फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ के आएंगे, देख के आएंगे, और कल की जो क्लासेज होगी उसमें आप मुझे बताएंगे कि वहां पे आपको क्या क्या सीखने को मिला, अपने किस किस कंपनी का देगा। हर एक इंसान, हर जो भी लोग क्लास कर रहे हैं वो ये हमें बताएंगे कौन कौन से रिजल्ट देखने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तीनों देखने हैं। तो आपका जो भी डायरी होगा, उस डायरी में लिखना है पर्टिकुलर कंपनी का कितना सेल्स किया, कितना एक्सपेंस किया, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा, ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। फिर आपने जो अभी रिसर्च किए होंगे, ठीक है, उस बेसिस पे एक बार हम लोग उसका टेक्निकल भी चेक करेंगे कि अच्छा वो काम कैसे किया, जो न्यूजेज आए होंगे, जो भी उसके रिपोर्ट होंगे, उसके मुताबिक क्या उसका रिस्पॉन्स है। तो आप हर इंसान का 10-10 कंपनी का टारगेट होगा कि रिसर्च करके आना है, और कल की क्लासेस में हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, जो आपका होमवर्क है वही क्लियर होगा, हम वो समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये पूरा फंडामेंटल आपको समझाएंगे नहीं, एक एक चीज आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये होमवर्क है,
क्या कल आप इसको कंप्लीट कर लेंगे? आप सबको ही बताइए, क्या कल तक की होमवर्क हो जाएगा? हो जाएगा सर सर। एक कंपनी है सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसका कैश फ्लो मतलब नेगेटिव दिखा रहा है, फिर भी उसका स्टॉक लगातार भाग रहा है सर। उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो आपको क्लास कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी पूरा क्लास अपनी पढ़े हैं ना, इसीलिए। ठीक है, देखिए, बोलिए सर। दि- मंजय सर, विजय सर, हो जाएगा ना? हो जाएगा सर होमवर्क? ओके, हो जाएगा ना? ठीक है, यहाँ तक कोई हो डाउट जाएगा सर। समझ में नहीं आया हो? हेलो। हाँ सर, बोलिए। प्रयास करेंगे सर। सर, फर्स्ट दिन प्रयास। है, थोड़ा सा परेशानी होगी, जहाँ तक होगा करेंगे। हाँ बिल्कुल, डाउट्स होंगे तो है ना, कल की क्लास से सिर्फ डाउट्स क्लियर होंगे। जो आप प्रैक्टिस किए होंगे सिर्फ उसी पे चर्चा होंगे, सिर्फ उसी उसी कंपनी पे चर्चा होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। डाउट हो तो हम लोग हैं ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है सर। हाँ, ठीक है। तो बस आज के लिए आपका इतना ही था। बाकी पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग आगे तब देखेंगे। ठीक है विजय सर, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अभिमन्यु सर आप भी कीजिएगा। ठीक है, आवाज अगर सुन रहे होंगे तो आपका होमवर्क है, आपको भी मस्त भी प्रैक्टिस करना है। और ठीक है, मिलते हैं कल। गुड नाइट। अरविंद सर, कल क्या क्या क्लासेस। चेक करना है सर? क्वार्टरली, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। हाँ बस तीन ही चीज, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इसके अंदर बेसिक इसी पे करना है। ठीक है, किस किस ईयर का? अपने से कोई भी 10 कंपनी पकड़ लेना है, कोई भी 10। मतलब 10 किस किस कंपनी ईयर का। का करना है, किस ईयर हाँ, का? किसी भी शेयर का, किसी भी शेयर का। मतलब ईयर कौन सा होगा? 2024, 25, अरे 23? ईयर, ईयर मतलब थोड़ी है, ईयर तो यहाँ पे अपने शो कर रहा है। देखिए जैसे खोलिएगा ना तो ईयर 2022, 23, 24 सब शो कर देगा यहाँ पे। मतलब ये, आपको बताना किस ईयर का है। मान लीजिए 24 का पूछेंगे, 25 का पूछेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा लिख लीजिएगा, कि पार्टिकुलर ऐसे जो चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, जी जी। वहां लिख लीजिएगा। ठीक है, सब नहीं लिखिएगा, मोटा मोटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स, इतना लिख लीजिएगा। और मुझे बताइए कि ये कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट कर रही है, ये ऐसा सिस्टम है, बस ऐसा ही करना है। ठीक इसका ठीक। ये कंपनी है, इस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, और पहले नेगेटिव था, अब थोड़ा ग्रो कर रहा है, ये बताना है। ठीक है, ठीक। बताना है। ओके। ओके। हाँ ओके, बस यही आपका होमवर्क है। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। ठीक है ओके। सर, गुड नाइट।